हरिओम बच्चों, सीधे बैठेंगे। आज की जो क्लास है वो थ्योरी बेस्ड ही है। न्यूमेरिकल कल से शुरू होंगे, तो सीधे बैठेंगे और 3 बार ओम उच्चारण के साथ क्लास शुरू करेंगे। ओ तो चलिए अपनी आंखें खोलेंगे और क्लास शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, थोड़ा पीडीएफ पर है, ठीक है, और पीडीएफ को भी देखते रहना आप लोग। चलिए, कल हमने स्टैटिक्स शुरू किया था, सांख्यिकी, और सांख्यिकी के बारे में थोड़ा बताया था भाई क्या सांख्यिकी होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है ये, सांख्यिकी का क्या क्या यूज कर सकते हैं। बेसिकली सांख्यिकी क्या है कि किसी भी विषय में, जैसे सपोज करो सरकार है, सरकार को कोई योजना बनानी है, अ, चाहे वो गरीबों के लिए हो या गांव के लिए हो या शिक्षा को लेकर हो या फिर कार वगैरह के लिए हो कि भाई कितना दुपहिया वाहन है, कितना तिपहिया वाहन है, या पोल्यूशन को लेकर हो, ठीक है। लेकिन योजनाएं बनाने के लिए पहले सरकार के पास क्या होना चाहिए, एक आंकड़े होने चाहिए। और आंकड़े की जब बात आएगी तो मतलब सांख्यिकी शुरू हो गई आपकी, क्योंकि आंकड़ों का संकलन किया जाता है। पहले पहले जानकारी इकट्ठी की जाएगी, ठीक है। सारे गांवों से आंकड़े लिए जाएंगे, शहरों से, किसी कस्बे से, या जितने लोगों के पास कार है या अनपढ़ है, बहुत तरीके के आंकड़े होते हैं। तो उन आंकड़ों को लिया जाता है, संकलित किया जाता है। उनका संकलन करने के बाद फिर उनका वर्गीकरण किया जाता है, और वर्गीकरण के बाद फिर उनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। फिर वहाँ पर विश्लेषण किया जाता है, एनालाइज किया जाता है आंकड़ों का, ठीक। और आंकड़ों का विश्लेषण करके हम उनके मैथमेटिकली टर्म होती है हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति की, वहाँ पे उनको लगा के वहाँ से एक एवरेज या कुछ भी चीज़ निकालते हैं, और वो चीज़ सरकार को बताते हैं कि भाई गांव में इतने परसेंट लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, इतने परसेंट पढ़े लिखे नहीं हैं, महिला इतनी पढ़ी लिखी हैं, पुरुष इतने पढ़े लिखे हैं। फिर उन चीज़ों को देखते हुए सरकार कोई योजना बनाने का सोचती है। जैसे हमने किसी गांव से एक डाटा इकट्ठा किया कि भाई गांव में कितने जनसंख्या है जो पढ़ी लिखी है, तो पता चला कि 95% लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं। तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कुछ, मतलब कुछ योजना बनाने की। लेकिन जहाँ डेटा निकल के आया कि ये केवल 15% लोग जो हैं वो एजुकेटेड हैं, तो सरकार क्या चाहेगी कि भाई इनको एजुकेटेड किया जाए, इनके लिए कुछ स्कीम बनाई जाए, या फिर बच्चे क्यों नहीं जा रहे, क्यों लोग नहीं पढ़ रहे, तो इन सब चीज़ों को, जी, तो बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो हो सकता है सरकार कोई ऐसी योजना लेकर आएगी बच्चे स्कूल आएँ, हो सकता है गरीबी के कारण ना आ पा रहे हों, हो सकता है कि खाने की कमी हो। जैसे सरकार ने अभी एक योजना चलाई थी, ठीक है, कि बच्चों को वहीं पर खाना दिया जाता है स्कूल में। हो सकता है सरकार कुछ पैसे की व्यवस्था भी कर दे कि भाई यदि आप स्कूल जाओगे या पढ़ोगे तो इतनी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो बहुत सारी स्कीम चलाई जाती है सरकार के द्वारा। हो सकता है कि सरकार आपको किताबें मुफ्त कर दे, ठीक। तो इस प्रकार से बहुत स्कीम चलाई जाती हैं। लेकिन वो तभी हो पाता है जब आपके पास डेटा होगा, और डेटा होगा तो मतलब यहाँ से सांख्यिकी शुरू हो गई, ठीक है। तो चलिए, ये तो कल की बात थी। आज हम शुरू करते हैं कि जो हमारे पास डेटा है उसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, वर्गीकरण के फायदे क्या हैं, ठीक। उनको वर्गीकृत करना क्यों जरूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आंकड़ों का वर्गीकरण वर्गीकरण ये काम आएगा आपके, जब आंकड़ों का वर्गीकरण जो टॉपिक है ये, क्योंकि क्लासिफिकेशन आपको आना चाहिए, न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, और इससे कोई एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है।
हाँ, क्या है कि जो आंकड़े हैं आपके, यदि आपने उनको डायरेक्ट ऐसे ही रख दिया किसी के सामने, तो वो किसी काम के नहीं है, ठीक? क्योंकि उन आंकड़ों में जान नहीं होती, मृत आंकड़े बोले जाते हैं वो, ठीक है? जैसे इसमें एक एग्जाम्पल भी है कि किसी कबाड़ वाले के पास जब वो कबाड़ा इकट्ठा करता है, तो उसमें बहुत कुछ होता है, मिक्स होता है सब कुछ, वो किसी काम का नहीं होता। लेकिन जब वो अपने शॉप पर ले जाता है उनको, और वहाँ पर उनको अलग करता है, प्लास्टिक वहाँ से अलग करता है, लोहा अलग करता है, बोतलें अलग करता है, ठीक है? ये सब चीज़ें अलग करके तब वो अलग अलग उसमें रखता है। और मतलब उसने क्या किया, उनका वर्गीकरण कर दिया कि अलग अलग उसमें बांट दिए, ठीक है? तब उसके वो काम क्या हो जाते हैं कि भाई ये इस रेट बिकेगा, ये इस रेट बिकेगा, उनका वो सब कुछ निकाल के डेटा पूरा रख लेता है, ठीक है? तो एक वर्गीकृत आंकड़े क्रमबद्ध तथा स्वयं बोलते हैं। मतलब जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं वो स्वयं बोलते हैं, उनको ज़्यादा देखने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती, अपने आप ही उनमें से एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई आंकड़े अवर्गीकृत हैं, वो एक तरीके से मृत हैं, वो कुछ नहीं बोलते, ठीक? लेकिन जो वर्गीकृत होते हैं, वो देखकर ही आप उसमें से बहुत सारी चीज़ें वो खुद ही बोल देते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है सही से? कंप्लीट? चलिए, वर्गीकृत आंकड़े प्राय अव्यवस्थित, जटिल, अपरिष्कृत होते हैं। ये आंकड़े एक ढेर के समान होते हैं। ढेर के समान मतलब एक तरीके से मृत हैं। इन आंकड़ों को आसानी से समझना, उनसे वांछित परिणाम प्राप्त करना एक मुश्किल कार्य है, और आंकड़ों को आसानी से समझने एवं उनमें उचित परिणाम निकालने के लिए आवश्यक है कि उन्हें सुव्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत किया जाए। मतलब ये है कि जो आंकड़े अवर्गीकृत हैं, उनमें से कोई सा भी परिणाम निकालना एक मुश्किल कार्य है। इसके लिए जरूरी है कि आंकड़ों को सुव्यवस्थित किया जाए, ठीक? ये कबाड़ वाला एग्जाम्पल आ गया आपका। या कबाड़ी वाले के पास कबाड़ की भांति अव्यवस्थित होते हैं। एक कबाड़ी गली गली घूमकर लोगों से अखबार की रद्दी, किताब, कापी, कांच की बोतलें, प्लास्टिक व लोहे का सामान, टूटे फूटे घरेलू सामान आदि खरीदता है। बाद में वह उन्हें थोक व्यापारी को बेच देता है। थोक व्यापारी के पास अनेक कबाड़ वाले कबाड़ बेचकर जाते हैं। वह अपनी दुकान के बाहर सब ढेर लगा देता है। बाद में वह व्यापारी एकत्रित कबाड़ को उपयुक्त समूह या वर्गों में बांटता है। मतलब जो व्यापारी बहुत सारे कबाड़ वाले आते हैं उसके पास, तो सबका वो सामान ले लेता है और बाद में उनको अलग अलग वर्ग में बांटता है। अखबार की रद्दी, कापी किताब, कांच की खाली बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें, अन्य प्लास्टिक का सामान, मोटा लोहा, पतला लोहा आदि समूह में कबाड़ को वर्गीकृत करके रखता है। इस व्यवस्थित और वर्गीकृत कबाड़ को आगे मांग के आधार पर, जैसे भी मांग होती है तो वो उनको निकाल सकता है। मांग के आधार पर बेचने में सुगमता रहती है, क्योंकि जो यदि मान लो कोई उसके पास आता है, व्यापारी के पास, व्यापारी मतलब कबाड़ का व्यापारी, कि जी हमें ये लोहा चाहिए, सरिया चाहिए, ठीक? तो सरिये एक साइड में रखे हैं सारे, वहाँ से वो देख कर ले जा सकते हैं। तो उसने खरीदा कम रेट में है और ज़्यादा रेट में बिक गया, कबाड़ी है लेकिन वर्गीकृत उसने करके रखा है, तो काफ़ी बेनिफिट हो जाता है इसको। अब आगे से बढ़ते हैं, देखिए उदाहरण। एक अध्यापक अपनी कक्षा के 50 विद्यार्थियों के अर्थशास्त्र में प्राप्त अंकों के आंकड़े निम्न रूप से प्रस्तुत करता है। ये 50 विद्यार्थियों के जो इकोनॉमिक्स में जो मार्क्स आए हैं वो ये हैं। तो ये जो आंकड़े हैं ये क्या है कि ये अवर्गीकृत हैं। मतलब जो डाटा है रॉ मटेरियल, रॉ डाटा है ये, ठीक है? प्राथमिक डाटा बोला जाता है इसको सीधा, ठीक? लेकिन यदि हम इनको एक आरोही क्रम में लगा दें या अवरोही क्रम में लगा दें, ठीक,
अवरोही मतलब होता है कि पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या। और आरोही मतलब पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, ऐसे। ठीक। तो यदि हम इनको किसी क्रम में लगा दें तो क्या हो जाएंगे, वर्गीकृत आंकड़े हो जाएंगे। और वर्गीकृत आंकड़ों से हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि भाई कितने बच्चों के नंबर, ऐसे तो नहीं है जैसे 20-20 दो बार आ गया कहीं पर। ठीक। तो जब हम उन्हें आरोही क्रम में लगाएंगे तो 20-20 दो बार लिखा जाएगा। ठीक है। और इस प्रकार मिडिल टर्म भी निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखिए, इन्हें सर्वप्रथम एक क्रम, आरोही या अवरोही क्रम, मतलब वही बात आ गई, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होगा ताकि संकलित आंकड़े बुद्धिगम्य एवं तुलना योग्य बनेंगे। वर्गीकरण में एकत्रित समयांकों आंकड़ों, समयांकों मतलब आंकड़ों को उनकी विभिन्न विशेषताओं एवं गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। वर्गीकृत एकत्रित समयांकों को समानता तथा सजातीय के आधार पर विभिन्न वर्गों या समूह में क्रमबद्ध करने की क्रिया है। वर्गीकृत वास्तविक या काल्पनिक हो सकता है। इस प्रकार निर्मित किया जाता है कि समयांकों की विविधता में एक रूपता स्पष्ट हो सके। मतलब वही है कि इनको वर्गीकृत करना है और समानता के आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाता है। चलिए, अब वर्गीकरण के उद्देश्य। वर्गीकरण तो आपको पता चल गया कि आंकड़ों का वर्गीकरण क्यों करना है। ठीक है। क्यों करना है, क्योंकि जो अवर्गीकृत आंकड़े हैं वो एक तरीके से ढेर है, वो मृत के समान है। और वर्गीकृत आंकड़े जो हैं वो जिंदा होते हैं, वो खुद ही बोलते हैं। ठीक। उनसे हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उनको देख सकते हैं। ठीक है। अवर्गीकृत आंकड़े से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, कोई परिणाम अच्छे से नहीं आता। ठीक। चलिए, वर्गीकरण के उद्देश्य क्या है। उद्देश्य में वही बात आ जाएगी, सरल मतलब आंकड़ों को सरल बनाना। बस टॉपिक डाल के यहाँ पे आपको लिख देना है कि आंकड़ों को संक्षिप्त और सरल बनाना। वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है एकत्रित समयांकों को जटिलता को दूर करके उन्हें सरल एवं संक्षिप्त रूप देना है ताकि वर्गीकृत समयांकों की आसानी से समझा जा सके। जैसे उदाहरण एक में दिए गए समयांकों के आधार पर औसत या अन्य जानकारी प्राप्त करना एक मुश्किल कार्य है। यदि उपरोक्त आंकड़ों को 0 से 10, 10 से 20 इस वर्ग में बांट लेते हैं तो ये संक्षिप्त हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। ये वर्ग अंतराल वाले उसमें बताया है। ठीक है। एक तो होता है पहले कि हम उन्हें आरोही क्रम में लिखें। ठीक। आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में जब हम उनको लिखते हैं तो सबसे पहले एक छोटा नंबर 5 आए, किसी के 7 आए, फिर 8 आए, फिर 10 या 12, 15 इस टाइप से मार्क्स आए। फिर इनका हम क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे, ये तो फिर भी ज़्यादा हो गए, मतलब 50 बच्चों के हैं तो हर एक बच्चे के लिखने पड़ेंगे। लेकिन इनको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये देखिए 0 से 10 के बीच में नंबर लाने वाले जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 1, 2, 3, 3 विद्यार्थी। अब 10 को नहीं लिया जाता इसमें। यदि सीरीज कुछ ऐसी होती है कि एक होती है समावेशी, एक होती है अपवर्जी। अपवर्जी उसको बोलते हैं, इसमें अपर सीमा को नहीं लिया जाता 20 से 30। तो 20 से 30 के बीच में यहाँ पर आएगा, ये निम्न सीमा में जो आता है उसको लिया, उसमें आएगा ये। ठीक है। तो 2 टाइप की सीरीज है, वो आगे बताएंगे आपको। और ये पढ़ना बहुत जरूरी है, सीरीज कितने टाइप की होती हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी आपको समावेशी सीरीज जो होती है उसको अपवर्जी सीरीज में बदलना पड़ता है, वो सब सिखाएंगे आपको। ठीक है। तो 10, 12, 15 इसमें भी 3 स्टूडेंट हैं। तो इस टाइप से छोटे और सरल हो जाते हैं और सिंपल हो जाते हैं। ठीक। इसको भी हम बहुत छोटे सिंपल उसमें बना सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो पहला उद्देश्य है सरल बनाना। दूसरा उद्देश्य है समानता तथा असमानता को स्पष्ट करना। ठीक। समानता तथा असमानता को स्पष्ट करना मतलब जो आंकड़े होते हैं उनमें समान गुण वाले वो एक साथ हो जाते हैं। ठीक है। और असमान वो सजातीय, जैसे कि यदि हम किसी आंकड़े में इन बच्चों के आंकड़े दिए हुए हैं। ठीक। यहाँ पर इसमें कुछ लड़कियां भी होगी, कुछ लड़के भी होंगे। तो यहाँ से हम यदि लड़के और लड़कों को भी अलग कर लें कि
कि भाई लड़कों के मार्क्स ये हैं, लड़कियों के मार्क्स ये हैं, तो एक एक दो टाइप के आंकड़े हो जाएंगे, लड़कों का अलग हो जाएगा, बॉयज का अलग हो जाएगा और गर्ल्स का यहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इन बॉयज वाले के एक साथ रहेंगे, गर्ल्स वाले एक साथ रहेंगे, और यहाँ पर हम बॉयज का औसत निकाल सकते हैं, गर्ल्स का औसत निकाल सकते हैं, कौन ज्यादा तुलना कर सकते हैं भाई, कौन ज्यादा पढ़े हुए हैं, मतलब कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, बॉयज ज्यादा इंटेलिजेंट है, गर्ल्स ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो बहुत सारी डेटा हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो समानता तथा असमानता को स्पष्ट करना। तुलना में सहायक, बिल्कुल, जब ये आंकड़े अलग हो जाएंगे बॉयज और गर्ल्स के, तो इनकी तुलना भी हम कर सकते हैं। जैसे किसी गांव में, गांव का एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, विलेज में, तो पुरुष और महिला, तो पुरुष और महिला उनके बीच में तुलना करनी हो, ठीक, कि भाई कौन ज़्यादा कार्य करता है, या किसकी ज़्यादा इनकम होती है, या कौन ज़्यादा साक्षर है, तो उनमें तुलना आसानी से हो जाती है जब वो वर्गीकृत हो जाते हैं। ठीक है, तर्कपूर्ण व्यवस्था करना। वर्गीकृत एक तर्क संगत क्रिया है, इसके अंतर्गत समयंक नियमित एवं सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे जनगणना, समयंकों की आयु, लिंग, जाति, धर्म, राज्य, शहरी, ग्रामीण आदि वर्गों में बांटना एक तर्कपूर्ण क्रिया है। तर्कपूर्ण क्रिया मतलब एक तरीके से यदि हमें आंकड़ों को व्यवस्थित करना है, ठीक है, वर्गीकरण करना है, तो वर्गीकरण क्या है, तर्कपूर्ण है। मतलब हमें यदि पुरुष रखने हैं तो एक साइड में हम पुरुष ही रखेंगे, ठीक, और दूसरे में महिलाएं रखेंगे। उसमें पुरुष महिलाएं में हम ये भी बांट सकते हैं कि भाई कितने पुरुष जो हैं, कितने परसेंट पुरुष जो हैं वो ग्रामीण हैं और कितने परसेंट शहरी हैं, इस टाइप से बांट सकते हैं। ठीक है, या कितने परसेंट बेरोजगार हैं, कितने परसेंट रोजगार हैं, इस टाइप से आगे बढ़ जाते हैं ये। ठीक है, और तर्क के आधार पर सारणीयन का आधार प्रस्तुत करना। बिल्कुल, देखो, जब हम आंकड़ों को बांट लेंगे तभी तो हम उनसे सारणी बना पाएंगे। सारणी मतलब इस टाइप की एक सारणी ऐसे बनती है। ठीक है, पुरुष, या पुरुष के बजाय हम ले सकते हैं यहाँ पर विलेज, और ये ले सकते हैं सिटी। फिर इसको भी दो हिस्सों में बांट सकते हैं, मेल फीमेल, यहाँ पर भी मेल फीमेल। विलेज में मेल कितने 70% पढ़े हुए हैं, फीमेल 80% पढ़ी है। शहर में मेल 90% पढ़े हुए हैं और महिलाएं 95% पढ़ी हुई हैं या 75% पढ़ी हुई हैं। तो इस टाइप से हम इनका अलग अलग सारणी प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास डाटा हो और वर्गीकृत हो, ठीक है, तब हम उसको सारणी के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक, चलिए, हाँ, दूसरा, इसको हम आवश्यकता तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता, इसको छोड़ दीजिए यहाँ से, ये पूरा कंप्लीट, बिल्कुल ख़त्म। बाकी पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई ख़ास नहीं है। ठीक है, आपको दो चीज़ें पढ़नी है, वर्गीकृत आंकड़े, ठीक है, क्यों वर्गीकरण करना है, उसके उद्देश्य क्या हैं, ठीक है, और इसके बाद वर्गीकरण की रीतियाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये जो है आपका इम्पोर्टेंट है, वर्गीकरण की रीतियाँ। तो रीतियों में हम समझेंगे, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, वर्गीकरण की देखो दो रीतियाँ, मतलब प्रकार, रीतियाँ मतलब इसके प्रकार। वर्गीकरण के कितने प्रकार हैं, तो देखो दो प्रकार हैं बेसिकली। ठीक है, एक होता है गुणात्मक, गुणात्मक वर्गीकरण, दूसरा होता है आपका संख्यात्मक वर्गीकरण।
एक होता है गुणात्मक वर्गीकरण, एक होता है संख्यात्मक वर्गीकरण। हाँ, हालांकि इसमें भी लिखा हुआ ये गुणात्मक वर्गीकरण तब हम कहेंगे यदि हम किसी डेटा को, किसी समयांकों को, किन्हीं आंकड़ों को यदि हम उनके गुण के आधार पर विभाजित कर रहे हैं तो उनको कहेंगे गुणात्मक। लेकिन यदि वो डेटा हमारा क्योंकि जो डेटा होता है ना वो दो टाइप के होते हैं, गुणात्मक आंकड़े और संख्यात्मक आंकड़े। तो गुणात्मक आंकड़ों को जब उनका वर्गीकरण करेंगे तो वो गुणात्मक वर्गीकरण कहलाएगा, और संख्यात्मक आंकड़े जो होते हैं उनका वर्गीकरण करेंगे तो संख्यात्मक वर्गीकरण कहलाएगा। ठीक है, गुणात्मक को वर्णात्मक भी बोलते हैं, संख्यात्मक को अंकात्मक भी बोलते हैं। ठीक, बेसिकली इनको याद रखना आप, गुणात्मक और संख्यात्मक, गुण के आधार पर गुणात्मक, संख्या के आधार पर संख्यात्मक। संख्या के आधार पर मतलब जैसे एज हुई है किसी बच्चों की, किसी क्लास की, या उनके मार्क्स हुए, भाई इतने मार्क्स आए हैं। ठीक है, या एक कंपनी में कार्य करने वाले व्यक्तियों की सैलरी, सैलरी जो होती है वो भी संख्या में होती है। ठीक, तो जो संख्या में होगी वो संख्यात्मक आंकड़े कहेंगे। और जो यदि गुण के आधार पर बांट रहे हैं, गुण मतलब जैसे ईमानदारी, ठीक है, और ईमानदारी के साथ साथ सुंदरता। ठीक, तो ऐसे गुण के आधार पर जो हमारे पास आंकड़े होते हैं तो उनको हम वर्गीकरण करेंगे तो उसको गुणात्मक वर्गीकरण कहेंगे। ठीक, चलिए, सांख्यिकी समयांक दो प्रकार के होते हैं, गुणात्मक, संख्यात्मक, अंकात्मक। गुणात्मक, ये वही आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। गुणात्मक आंकड़ों को प्रत्यक्ष रूप से मापन नहीं किया जा सकता, मतलब इसको प्रत्यक्ष नहीं मापा जा सकता, बस तुलना की जा सकती है, देखा जा सकता है कि भई ये इससे ज्यादा ईमानदार है, कि ये बेईमान है। ठीक है, ये इससे ज्यादा सुंदर है, लेकिन कितना सुंदर है, तो कुछ राशि ऐसी होती है जिनको मापा नहीं जा सकता। ठीक है, भौतिक राशियों को माप सकते हैं, अभौतिक राशियों को नहीं माप सकते। ठीक, कि जी हम, आप तो बहुत सुंदर हो। बहुत सुंदर का मतलब कितना सुंदर, मैं तो ये बहुत प्यार करता हूँ आपसे। बहुत प्यार कर मतलब कितना प्यार। एक गाना भी सुना होगा आपने, हमें तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते, मतलब कितना प्यार है लेकिन जानते नहीं है। ठीक है, नंबर तो नहीं दे सकते ना उसको, जब तक नंबर नहीं दे सकते मतलब तब तक वो गुणात्मक है। ठीक, केवल समयांकों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर उनका मापन किया जाता है। उदाहरण जैसे साक्षरता, वैवाहिक स्थिति, रोजगार आदि गुणात्मक समयांक है। मतलब रोजगार का कहने का मतलब ये है कि भाई ये रोजगार है कि ये बेरोजगार है। ठीक है, महिला, तो ये भी गुण ही है एक तरीके से। अंकात्मक समयांक या तथ्य वे तथ्य हैं जिनके प्रत्यक्ष मापन संभव है। प्रत्यक्ष मापन मतलब डायरेक्ट उनको माप सकते हैं। अच्छा, इनका भी मापन जो है, यदि हम इनको नंबर प्रदान कर सकते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जिनका डायरेक्ट, जैसे आय, आय आय मतलब आय को क्लियर बता सकते हैं, भाई इतनी आय है। आयु, कितनी एज के हो गए आप। ऊंचाई, भार आदि, तो इनको डायरेक्ट नंबर दिए जा सकते हैं, डायरेक्ट मापा जा सकता है। तथ्यों को चर मूल्य, वेरिएबल भी कहते हैं। अच्छा, ये जो है चर मूल्य होता है, इनका मान बदलता नहीं है, सॉरी बदलता रहता है। अचर वो होता है जिनका मान नहीं बदलता, और चर वो होता है जिनका मान बदलता रहता है। ठीक, जैसे एज, एज आपकी हमेशा बदलती रहेगी। आयु, आय, ऊंचाई, भार। चलिए, तो आंकड़ों के आधार पर वर्गीकरण की भी दो प्रकार हैं, एक तो गुणात्मक वर्गीकरण, एक संख्यात्मक वर्गीकरण। मतलब जैसे आंकड़े दो प्रकार के होते हैं तो उनका वर्गीकरण भी दो प्रकार का होगा, गुणात्मक वर्गीकरण और संख्यात्मक वर्गीकरण। अब गुणात्मक वर्गीकरण भी दो प्रकार का होता है। मतलब एक तो सिंपल डायरेक्ट डायरेक्ट वर्गीकरण, एक साधारण वर्गीकरण बोलते हैं उसको, एक बहुगुणा वर्गीकरण बोलते हैं। जैसे ये गुणात्मक वर्गीकरण में दो प्रकार आ जाएंगे, साधारण वर्गीकरण और बहुगुण वर्गीकरण। अभी इसके एग्जाम्पल्स आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, जब तथ्यों को किसी एक गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया जाता है तो ऐसे वर्गीकरण को साधारण वर्गीकरण, जैसे उपलब्ध समयांकों को ग्रामीण तथा शहरी या पुरुष तथा महिला के आधार पर वर्गीकृत करना। मतलब जो आंकड़े हैं उनको ग्रामीण या शहरी, दो में ही साधारण हो गया, पुरुष या महिला के आधार पर वर्गीकृत करना। मतलब केवल एक गुण के आधार पर ही हम उसको वर्गीकृत कर रहे हैं कि ये भाई पुरुष है और ये महिला है। ठीक, एक गुण बस केवल इसी के आधार पर, तो ये साधारण वर्गीकरण हो गया। बहुगुण मतलब
जिसमें बहुत सारी चीजें डिटेल जुड़ती जाएंगी। बहुगुण वर्गीकरण का मतलब होता है जिसमें जैसे हम शहरी और ग्रामीण भी ले लें, फिर उसके बाद शहरी में महिला और पुरुष भी कर दें, और गांव में भी महिला और पुरुष कर दें। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका शहरी हो गया। इधर थोड़ा खाली पेज है यहाँ पे, ये आपका शहरी हो गया और ये आपका ग्रामीण हो गया। अब इसमें भी आपको दो हिस्से हो सकते हैं, एक पुरुष और ये आपका महिला। यहां पर भी पुरुष और ये महिला। अब इसमें भी रोजगार, बेरोजगार, बेरोजगार, इसको भी और उसमें तो बहुगुनी हो जाएगा, फिर ये बहुगुनी डाटा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का। तो सिर्फ एक गुण के आधार पर यदि हम डेटा को बांटते हैं तो वो साधारण वर्गीकरण होता है, और बहुत सारे गुण के आधार पर तो बहुगुण वर्गीकरण होता है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं गुणात्मक वर्गीकरण की। गुणात्मक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका संख्यात्मक वर्गीकरण, उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ये एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। जनसंख्या, जनसंख्या की बात कर रहे हैं यहाँ पर। पुरुष है, महिला है, साक्षर है, निरक्षर है, साक्षर निरक्षर, रोजगार बेरोजगार, रोजगार बेरोजगार, तो ये बहुगुना हो गया। ठीक, वर्गीकरण। अब आते हैं सेकंड पे, संख्यात्मक वर्गीकरण। संख्यात्मक वर्गीकरण का पहला चरण होता है कि उनको जो आंकड़े हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में लगाना। ठीक, जैसे आपको ऐसे मार्क्स दिए गए हैं 5, 3, 8, 1, 0, 7, तो सबसे पहले इनको आप क्या करेंगे, 0, 1, 3, 5, 7, 8, इस टाइप से इनको आरोही असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहला कार्य आपका ये होता है। उसके बाद इनका वर्ग बनाने होते हैं कि भाई 1 से 5 तक इतने हैं, 5 से 10 तक इतने हैं, इस टाइप से हम उनके वर्ग भी बना सकते हैं। ठीक, चलिए दूसरा शुरू करते हैं, संख्यात्मक, संख्यात्मक वर्गीकरण। संख्यात्मक वर्गीकरण में आंकड़ों समयांकों को कुछ विशेषताओं, सजातीयता जिनका मापन संभव हो के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है, जैसे आय, उत्पादन, प्राप्तांक, आयु, भार। मतलब ये एक ही होता है, 10 पुरुषों की हमारे पास आय है, 50 पुरुषों की, या उस कंपनी का उत्पादन है, या प्राप्तांक है 100 बच्चों के, या उनका वजन है, या उनकी एज है, इनको हम वर्गीकृत रूप में बांट सकते हैं। जैसे प्राप्तांक की बात कीजिए, 3, अच्छा ये इसको बारंबारता बोलते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार। ठीक, कितनी बार। जीरो से 10 मार्क्स लाने वाले जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 3 हैं। ये मैं सिखाऊंगा आपको कैसे बनाई जाती हैं सारी। ठीक है, पहले एक रो डाटा, रो डाटा को फिर आरोही क्रम में लिखना, फिर उसके बाद उसको वर्ग अंतराल बनाना। वर्ग अंतराल में भी अपवर्ज्य ये सब चीजें आपको बताएंगे कैसे, क्योंकि अगला टॉपिक वही है। उसके बाद इसके न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे, और न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर सीखना आप लोग। और जब तक ये सीरीज नहीं सीखोगे तब तक आप वो न्यूमेरिकल भी ठीक से, मतलब कंफ्यूज करने वाला था। अभी भी 20 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आएगा यदि आपका इसमें यहाँ से, तो बहुत सिंपल है, लेकिन 20 मार्क्स का थोड़ा तो कुछ ना कुछ वो लॉजिक लगाएगा ना, थोड़ा अलग हटके देगा आपको, ताकि उसको चेंज करना पड़े आपको। ठीक है, सिंपल सिंपल नहीं आता बिल्कुल। यदि आपको चेंज करना आ गया, सारणी बनानी आ गई, तो बहुत ईजी है फिर। 10 से 20 के बीच में नंबर लाने वाले वो 7 स्टूडेंट है। 20 से 30 के बीच में नंबर लाने वाले वो 8 स्टूडेंट है। 30 से 40 के बीच में मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है, 11 स्टूडेंट है। फ्रीक्वेंसी इधर लिखी होती है।
ठीक है। और ये आपका 30 से 40 के बीच में मार्क्स लाने वाले वो 30 स्टूडेंट है, 50 से 60 के बीच में ये 20 स्टूडेंट है। ठीक, इन सबको जोड़कर ये यदि हम इन सबको ऐड करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे। ठीक, एन की वैल्यू आ जाएगी। ये क्या है, ये मार्क्स है, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, विद्यार्थियों की संख्या। इसको फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, एफ, बारंबारता। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। वर्ग सीमाएं। ठीक, ये संख्यात्मक वर्गीकरण है। ठीक है, वर्ग सीमाएं, क्लास लिमिट। किसी वर्ग की दो सीमाएं होती हैं, जैसे ये, मतलब इसको बोलते हैं निचली सीमा, इसको बोलते हैं ऊपरी सीमा, लोअर लिमिट, और ये अपर लिमिट। प्रत्येक वर्ग की दो अंकों से बनता है, जिन्हें वर्ग सीमाएं कहते हैं। पहली सीमा निचली सीमा, लोअर लिमिट, और दूसरी सीमा अपर लिमिट, L1 और L2 से इनको प्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना L1 L2, क्योंकि ये फॉर्मूले यूज होंगे आगे चल के, तो आपको पता होना चाहिए L1 मतलब क्या है और L2 मतलब क्या है। L1 मतलब लोअर लिमिट और L2 मतलब अपर लिमिट। ठीक, जैसे 50 से 60 में निचली सीमा 50 है तो ऊपरी सीमा 60 है, तो ये आपका L1 हो गया उस ग्रुप का, 50 से 60 वाले का। ये आपका हो गया क्या, L1, और ये आपका क्या हो गया, L2। वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल, किसी भी वर्ग की ऊपरी तथा निचली सीमा के अंतर को वर्ग विस्तार, वर्ग विस्तार मतलब वर्ग अंतराल एक तरीके से ये कहा जाता है। ठीक, इसे स्मॉल आई से व्यक्त किया जाता है। जैसे मतलब स्मॉल आई जो होगा, वर्ग अंतराल मतलब डिफरेंस हो जाता है बेसिकली। आई की जो वैल्यू होगी वो किसी भी वर्ग अंतराल 50-60 का ले लेते हैं, तो 50-60 माइनस 50, अपर में से लोअर सीमा घटा देंगे तो कितना, 10। तो 10 का डिफरेंस आ गया आपका, ये आई की वैल्यू कितनी होगी, 10 आ गई। ठीक है, इन सबको समझेंगे। आई L2 माइनस L1, इस प्रकार से हम आई का मान निकाल लेते हैं। मध्य बिंदु या मध्य मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो मिड पॉइंट का भी देख लेना कि दोनों सीमाओं को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए, निचली सीमा ऊपरी सीमा को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए, तो मध्य बिंदु आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमें इसका 50 और 60 वाले का मध्य बिंदु निकालना है, तो 50 प्लस 60 बाई 2, 110 अपॉन 2, तो क्या आ गया, मध्य बिंदु 55 आ गया। ये मध्य मान भी निकालना पड़ता है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको, मध्य बिंदु मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, आगे निकालना पड़ेगा। तो चलिए अब इसे क्लास फ्रीक्वेंसी, वर्ग आवर्ती चेक कर लेते हैं। देखो, वर्ग आवर्ती मतलब जैसे ये आपका वर्ग अंतराल है, ये वाला 20 से 30 वाला, इसकी आवर्ती कितनी है, 7। ठीक, तो ये इसकी आवर्ती हो गई। किसी वर्ग विशेष की सीमाओं के अंतर्गत पदों की संख्या उस वर्ग की आवर्ती या बारंबारता कहलाती है। आवर्ती या बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, हिंदी में तो फ्रीक्वेंसी, सॉरी इंग्लिश में तो फ्रीक्वेंसी ही बोलेंगे, तो हिंदी में आवर्ती भी बोल सकते हैं, बारंबारता भी बोल सकते हैं। जैसे 30-40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 11 है, तो ये 11 है इनकी संख्या। ठीक है, तो यहां पर, और इसको एफ से प्रेजेंट किया जाता है, इस फ्रीक्वेंसी को एफ से प्रेजेंट किया जाता है। ये क्या है, आपकी एफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आवर्ती वितरण से तात्पर्य किसी मापनीय चर के आधार पर समयांकों के वर्गीकरण से है। आवर्ती वितरण एक, अच्छा ये अभी थोड़ा आवर्ती वितरण को भी समझ लीजिए, क्योंकि इसमें भी 2-3 टाइप के होते हैं ये। ठीक है, ये हमारा, हमने अभी तो इसको समझ लिया पूरा कंप्लीट। ठीक है, ये संख्यात्मक वर्गीकरण, संख्यात्मक वर्गीकरण कैसे होता है, पहले उनको आरोही अवरोही क्रम में लगाना, फिर उनको वर्ग में बांटना। ठीक है, चलिए अब आवर्ती बंटन समझ लेते हैं। आवर्ती फ्रीक्वेंसी क्या होता है, दो प्रकार की होती है, खंडित और सतत। खंडित और सतत में देखिए,
खंडित चर वे चर हैं जिनके मूल्य निश्चित तथा खंडित होते हैं, इनमें विस्तार नहीं होता, इनकी इकाइयां विभाज्य नहीं होती। जैसे परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांक 0, 1, 2, 3, परिवारों में बच्चों की संख्या, फुटबॉल मैच में किए गए गोलों की संख्या आदि। ठीक है, मतलब जिसमें खंडित और अखंडित का यही मतलब समझ लीजिए आपको, जो वैल्यू पूरी पूरी आएगी, ठीक है, वो क्या रहेगी आपकी, खंडित रहेगी। और अखंडित में क्या रहेगा, जो पॉइंटों में वैल्यू आ सकती है, जिनकी ऐसी संभावना हो सकती है, ठीक है, वो खंडित रहेगी। ठीक, मतलब उसका कोई भी मान हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है, कुछ भी मान संभव हो सकता है। जैसे खंडित में आप एक बात कीजिए कि भाई एक परिवार में कितने मेंबर हैं, तो परिवार में मेंबर आप 5 बोलोगे, ठीक है, 6 बोलोगे। आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि मेंबर जो है 5.7 है, ठीक है, या 5.5 है। तो आधा मेंबर कौन है, चाहे वो कोई बच्चा भी हो तो वो भी एक काउंट होएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये खंडित आ जाता है। और अखंडित में मतलब उसकी वैल्यू पॉइंट में भी हो सकती है। ठीक है, चलिए, अखंडित चर ऐसे जैसे 10 और 20 के बीच में कुछ भी संभव है, 10.01 भी है, ये भी संभव है। ठीक, यहां पर ध्यान से समझिए इसको, ये खंडित है और ये अखंडित है। ठीक, जैसे हालांकि दोनों में बारंबारता है, दोनों में बारंबारता है, ये बारंबारता होती है एफ, यहां पर भी है और इसमें भी ये एफ है, फ्रीक्वेंसी है दोनों में। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है। देखो, बच्चों की संख्या कभी पॉइंट में नहीं हो सकती। ठीक है, तुमको पूरा पूरा कर लिखना पड़ेगा आपको। 0 बच्चे हैं, 5 परिवार ऐसे हैं जिनमें कोई बच्चा नहीं है। ठीक, 18 परिवार ऐसे हैं जिनके एक बच्चा है, 35 परिवार ऐसे हैं जिनके 2 बच्चे हैं, 21 परिवार ऐसे हैं जिनमें 3 बच्चे हैं, और 13 परिवार ऐसे हैं जिनमें 4 बच्चे तक भी हैं, और 8 परिवार ऐसे हैं जिनमें 5 बच्चे हैं। और आगे यदि बढ़ेंगे, ठीक, कि 6 बच्चे वाले हो सकता है एक परिवार हो, 7 बच्चे वाले हो सकता है एक भी परिवार ना हो। ठीक, इस टाइप से। लेकिन प्राप्तांक पॉइंट में भी हो सकते हैं। 10 से 20 के बीच में नंबर लाने वाले 7 हैं, या इनको भी हम बना सकते हैं। ठीक, बट अभी जो है ये खंडित है और ये अखंडित है, सतत बोलते हैं इसको। ठीक है, 10 से 20 के बीच में मार्क्स लाने वाले वो 7 स्टूडेंट हैं, 20 से 30 के ये 12, ये 20, ये 40, ये 16, ये 5। ठीक, और इनको यदि आपको ये जो बारंबारता है, ये संचयी बारंबारता, ये 7 है, तो इनको टैली करने के लिए एक दूसरा तरीका भी यूज किया जाता है, कि जैसे हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि भाई 7 को 1, 2, 3, 4 और एक ये तिरछी लाइन, इस टाइप से, तो ये 5 हो गए। और इसके बाद फिर से 1, 2, तो इसको ये 5 का एक ग्रुप हो जाता है, और ये 2, ये 7 हो गए। 12 लिखना है हमें, तो 1, 2, 3, 4, ये 5, 1, 2, 3, 4, ये 5 और ये 2, तो ये कितनी हो गई, 12 हो गई। तो टैली करने का ये तरीका होता है, बारंबारता को इस टाइप से भी लिखते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे इसको। ये वही लिखा हुआ है कि ये 4 लाइन लिखते फिर इसको तिरछी लाइन में लिख देते हैं। ठीक है, चलिए, वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण की समस्या है। श्रेणियां पढ़ेंगे हम, तो श्रेणियों में और भी समझ लेंगे, इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, खंडित सीरीज क्या होती है, सीरीज क्या होती है। तो अभी हमने इनका वर्गांतर समझ रहे हैं इनको। आवर्ती आवर्ती कैसे बांटी जाती है, ठीक है, आवर्ती डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी। समस्या है, कोई ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे हम छोड़ेंगे। ठीक है, इसे भी
छोड़ेंगे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, खंडित सीरीज क्या होती है। खंडित मतलब इंडिविजुअल तो उसमें फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है, ठीक है, हमें बनाना पड़ता है उससे। फिर ये सतत या खंडित श्रेणी क्या होती है। तो तीन प्रकार की श्रेणियां हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। व्यक्तिगत श्रेणी, जैसे किसी कक्षा के हम 50 बच्चों के मार्क्स लिख दें, वो व्यक्तिगत श्रेणी होगी, ठीक है। या किसी ग्रुप में प्रत्येक व्यक्ति की आय लिख दें, आय लिख दें, तो वो व्यक्तिगत श्रेणी होगी। इस प्रकार की श्रेणी में प्रत्येक पद, जैसे इस टाइप से मैं बता रहा हूँ आपको। यदि व्यक्तिगत श्रेणी की बात करें तो हम बात कर सकते हैं इसको, जैसे किसी बच्चे का नंबर आए 5, किसी का आए 7, किसी का आए 8, किसी का आए 12, किसी का आए 11, फिर 8, इस टाइप से, या 7, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका, ये व्यक्तिगत श्रेणी हो गई। लेकिन यदि हम इसको ऐसे कर दें कि 5 मार्क्स लाने वाला केवल एक स्टूडेंट है, और 7 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट हैं, और यहाँ पर 8 मार्क्स लाने वाले भी 2 स्टूडेंट हैं, और 11 मार्क्स लाने वाले भी, वो आपके कितने हो जाएंगे, वो भी 11 मार्क्स लाने वाले वो भी 2 स्टूडेंट हो जाएंगे, ठीक। तो ये हो जाएगी खंडित, फिर इस टाइप की सीरीज बन जाएगी ये। लेकिन इसका भी यदि हम वर्ग अंतराल बना दें ऐसे कि 0 से 5 के बीच में मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 0 से 5 के बीच में कोई नहीं है, क्योंकि अपर लिमिट को तो नहीं लिखा जाता ना। 5 वाले को 5 से 10 में आएगा, ये 0 स्टूडेंट है। 5 से 10 के बीच में नंबर लाने वाले वो कितने स्टूडेंट हैं, ठीक। 5 से 10 के बीच में 1 2 3 4 5, तो 5 स्टूडेंट रहते हैं। और 10 से 15 के बीच में मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो केवल 2 स्टूडेंट हैं। यदि हम इस टाइप से बना देते हैं इसको, तब ये हो जाती है क्या आपकी सतत अखंडित श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी जब बिल्कुल रो मार्क्स लिखे हुए हों आरोही या अवरोही क्रम में, वो व्यक्तिगत हो जाएगी। लेकिन यदि वहीं पर हम इसको फ्रीक्वेंसी के साथ लिख दें, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, लेकिन वर्ग अंतराल नहीं बनाया हमने तब तक, फ्रीक्वेंसी ही लिखी है सिर्फ, भाई ये 2 बार आया है, ये 3 बार आया है, ये 4 बार आया, तो खंडित श्रेणी बन जाएगी। और यदि हम उसमें वहीं पर वर्ग अंतराल बना दे तो ये क्या बन जाएगी, अखंडित श्रेणी बन जाएगी, सतत श्रेणी बन जाएगी, ठीक है। ये देखिए व्यक्तिगत श्रेणी का आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे ये नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, ये क्या है आपका व्यक्तिगत श्रेणी है, ठीक। किसी कक्षा के 30 छात्रों के मासिक जांच में 10 में से निम्न प्राप्त हुए हैं, 10 में से नंबर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी व्यक्तिगत श्रेणी हो गई। ध्यान रखना व्यक्तिगत बोलेंगे तो खंडित नहीं बोलेंगे। खंडित तभी आएगी जब इसके साथ फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी। जैसे 2 नंबर 1 2 3 3 बच्चों ने 2 नंबर लाए हैं, तो यदि हम ऐसा लिखेंगे कि 2 मार्क्स लाने वाले जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 3 हैं, तब इस टाइप से जो बना देंगे तब वो हो जाएगी खंडित। और यदि हम इसको वर्ग बना देंगे इसी में, तो क्या हो जाएगा, वो सतत हो जाएगी, अखंडित हो जाएगी। चलिए, तो खंडित श्रेणी, इसी में से हम खंडित श्रेणी बनाएंगे। देखो 0 नंबर लाने वाला एक स्टूडेंट है, तो 0 नंबर लाने वाला एक स्टूडेंट है। 1 मार्क्स लाने वाले कितने, 2 स्टूडेंट है, तो 2 स्टूडेंट के 1 मार्क्स आए हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। 1 मार्क्स लाने वाले कौन कौन है, एक ये रहा और एक ये रहा। 2 मार्क्स लाने वाले 3 स्टूडेंट हैं, 2 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है, तो 2 जो है, एक इस स्टूडेंट के भी 2 नंबर आए हैं, इसके भी 2 आए हैं, और इसके भी 2 मार्क्स आए हैं, तो 3 स्टूडेंट के 2 मार्क्स आए हैं। तो 2 मार्क्स और 3 स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। संख्या जो होती है, ये फ्रीक्वेंसी कितने स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। जब भी नंबर्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ फैमिली, तो इस टाइप की जो छात्रों की संख्या की यदि बात होगी तो वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक। 3 मार्क्स लाने वाले कितने, 4 स्टूडेंट हैं, ठीक है। मार्क्स तो ये हैं, बेसिकली जो भी कैलकुलेशन होगी वो इनकी होगी, ठीक है। भाई एवरेज मार्क्स कितना है या माध्यिका क्या है, वो यहां से निकल के आएगी। ये क्या है, ये सिर्फ वो स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक। चलिए, तो इस प्रकार से हमने क्या बना लिया, खंडित श्रेणी बना ली।
भाई 4 मार्क्स लाने वाले 3 स्टूडेंट हो गए, 5 मार्क्स लाने वाले, ये आउट ऑफ 10 है, 5 मार्क्स लाने वाले 6 मार्क्स जो आए हैं वो 2 बच्चों के आए हैं, 7 मार्क्स 3 बच्चों के आए हैं, 8 मार्क्स भी आए हैं 4 बच्चों के, और 9 मार्क्स भी आए हैं 3 बच्चों के, लेकिन 10 मार्क्स जो है वो 0 बच्चों के आए हैं। अब ये छात्रों की जो संख्या होगी वो टोटल मिला के कितनी होगी, 30 होगी, एन की वैल्यू कितनी होगी, 30 हो गई। ठीक है, प्राप्तांक तो 10 में से आए हो तो अलग अलग हो गए, तो टोटल जो है आपका एन की वैल्यू 30 हो गई, 30 बच्चों के मार्क्स थे वो, और कितने में थे, 10 में से थे। ठीक, तो ये कैसी श्रेणी है आपकी, खंडित है ये, ध्यान रखना, वो इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है, ये खंडित है। ठीक, डिस्क्रीट, और ये सतत हो जाएगी अब, कंटिन्यूअस सीरीज। अब इसी को यदि हम दूसरे तरीके से निरंतर या सतत या अखंडित श्रेणी इसमें बांट लें कि 0 से 2 मार्क्स लाने वाले 3 स्टूडेंट हैं, देखिए 0 मार्क्स भी एक बच्चे के आए हैं, 1 मार्क्स 2 बच्चों के आए हैं, तो टोटल बच्चे कितने हो गए, ये बच्चे 3 बच्चे हो गए, क्योंकि जो 2 मार्क्स आए हैं ना, ये 2 मार्क्स, इनको तो हम इस वाले में नहीं लेंगे, अगले वाले में लेंगे। ठीक, तो 0 से 2 मार्क्स लाने वाले 3 स्टूडेंट हो गए। अब 2 से 4 मार्क्स लाने वाले, ध्यान रखना जिनके मार्क्स 4 हैं वो इसमें नहीं आएंगे, वो अगले वाली में आएंगे। अपर जो लिमिट होती है उसकी वैल्यू आगे वाले उसमें ली जाती है, अपर की वैल्यू नहीं ली जाती। ठीक, क्योंकि ये भी 2 प्रकार की होती हैं, सतत भी 2 टाइप की होती है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब जिसमें लिया जाता है, और एक्सक्लूसिव मतलब जिसमें, इंक्लूसिव मतलब जिसमें दोनों टर्म को इंक्लूड किया जाता है, और एक्सक्लूसिव मतलब जिसमें दोनों जो अपर को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो यहीं से हम इनका एक वर्ग अंतराल हमने बना लिया, 4 से 6 ये 8, 6 से 8 ये 5, और 8 से 10 ये 7 स्टूडेंट है। ठीक, इस टाइप से। ये आपको पूरा पूरा दिखाई दे रहा है ना इसमें स्क्रीन? फोन को थोड़ा सा सीधा वैसे करके देख लीजिएगा, यदि नहीं आ पा रहा तो, या बता दीजिएगा मैसेज करके। चलिए, तो देखिए ये आपके खंडित हैं, सॉरी व्यक्तिगत हैं, ये खंडित हो गए, और ये आपका सतत हो गए। ठीक, 3 टाइप के आंकड़े हो गए। तो इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, बाकी हम एक बार मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ इसी से ही, कोई आंकड़े लेकर। ठीक है, ऊपर की तरफ ले लेते हैं थोड़ा सा, ये हमारे पास खाली पेज है। चलिए, ये देखिए किसी बच्चे के मार्क्स 0 हैं, आउट ऑफ 10 लिख रहे हैं हम, किसी के मार्क्स 2 हैं, 7, 8, 5, 0, 6, 8, 1, 9, 7, 5, 5, 2, 3, 8, 1, 9, इस टाइप से ये क्या होगी, आपकी व्यक्तिगत इंडिविजुअल सीरीज हो गई। बट यदि हम यहीं पर लिखें कि 0 मार्क्स लाने वाले वो 2 स्टूडेंट हैं, एक और ये 2 स्टूडेंट हो गए, 1 मार्क्स 2 स्टूडेंट के हैं, एक ये और एक ये। 1 मार्क्स लाने वाले भी कितने हैं, 2 स्टूडेंट हैं, 1 मार्क्स लाने वाले भी 2 स्टूडेंट हैं। 2 मार्क्स लाने वाले 1 और 2, 2 मार्क्स लाने वाले भी 2 स्टूडेंट हैं। 3 वाला केवल एक स्टूडेंट है, 3 मार्क्स लाने वाला केवल 1 स्टूडेंट है। 4 नहीं है, 5 मार्क्स लाने वाला 1, 2, 3, तो 5 नंबर लाने वाले कितने हैं आपके, 3 स्टूडेंट हैं वो। ठीक है, 5 के बाद 6, 1,
6 मार्क्स लाने वाला कितना, एक स्टूडेंट है। और 7 मार्क्स लाने वाले, एक, दो, दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो 7 मार्क्स लाने वाले हैं। 7 मार्क्स लाने वाले कितने, दो स्टूडेंट हैं। ध्यान रखना, स्टूडेंट इधर लिखे जाते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक। 7 मार्क्स लाने वाले दो स्टूडेंट है। 7 के बाद 8 देख लेते हैं, 8, 8, 8, 8 मार्क्स लाने वाले तीन स्टूडेंट हैं। और 8 के बाद 9, 9, 9, 9, 1, 2, 9 मार्क्स लाने वाले दो स्टूडेंट हैं। तो ये जो सीरीज थी आपकी, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं इसका। ये जो सीरीज थी आपकी, ये वाली, ये हो गई व्यक्तिगत। व्यक्तिगत सीरीज हो गई। ये हो गई आपकी खंडित। ये वाली आपकी खंडित सीरीज हो गई। एक सेकंड। ये आपकी खंडित सीरीज हो गई। और यदि हम इसको वर्ग अंतराल में बना दें, वर्ग अंतराल मतलब इस टाइप से कि 0 से 5, 0 से 5 के बीच में नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हो गए आपके। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि देखिए, 0 वाले भी हैं दो बच्चे, एक नंबर वाले भी दो, दो नंबर वाले भी दो, 6 बच्चे तो ये हो गए, 6 और 1 7 बच्चे ये हो गए। अच्छा, 5 वाले को तो हम क्योंकि ये ऊपरी सीमा है तो अगले वाले में आएगा ये, तो कितने बच्चे हो गए, 7 बच्चे हो गए। तो 0 से 5 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 7। अब 5 से 10 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, उसको भी देख लीजिएगा। तो 5 वाले यहाँ पर आएंगे, ये 5 मार्क्स वाले कितने, 3 स्टूडेंट हैं। तो 3, 1, 4, 2, 6 एंड 3, 9 और 2, 11। तो ये टोटल 11 स्टूडेंट हो गए। और जब हम इस टाइप से वर्ग अंतराल वाला बना लेते हैं सीरीज आगे, तो ये क्या हो जाती है आपकी, सतत हो जाती है। ठीक है, सतत या अखंडित। ठीक, तो इंडिविजुअल, अच्छा इसको आप चाहो तो आरोही अवरोही क्रम में भी लिख सकते थे, ठीक है पहले, क्योंकि आरोही अवरोही क्रम में लिख के इनको थोड़ा सा इजी हो जाता है फिर लिखना, डाटा को इस टाइप से लिखना है फिर इजी हो जाता है। तो सबसे पहला काम होता है इनको आरोही क्रम में लिखना या अवरोही क्रम में लिखना, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी में लिखना, और उसके बाद ये वर्ग अंतराल में लिखना। ठीक है, तो ये आपकी व्यक्तिगत श्रेणी हो गई। यहाँ पर भी हमें कैलकुलेशन करनी होगी, इस टाइप में भी माध्य निकालना होगा हमें, इस टाइप का डाटा हो तो माध्यिका निकालनी होगी। ठीक है, मीडियन निकालनी होगी यहाँ पर। ठीक है, और बहुलक, बहुलक मतलब मोड भी निकालना होगा यहाँ पर हमें, ये मीन। तो इस जब ऐसे आएंगे तब भी हमें ये तीनों चीजें निकालनी होगी, और जब इस टाइप से आंकड़े आएंगे तब भी हमें ये चीजें निकाल फाइंड आउट करनी होगी। तो पहले तीनों को समझ लीजिए। ये व्यक्तिगत, व्यक्तिगत को आरोही अवरोही में लिख सकते हैं, और उसे लिखने के बाद हम उससे खंडित बना सकते हैं, उसको फिर अखंडित में बदल सकते हैं, मतलब सतत वर्ग अंतराल में बदल सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास समाप्त करेंगे। पहले 3 बार ओम बोलेंगे। ओम। ओम।
हरिओम। आंखें खोलेंगे। चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं।